हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम जो हमारा टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है 2023 का, उसके बिजनेस स्टडी के क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। सॉल्यूशन हम देखेंगे, आंसर कीज हम देखेंगे। तो एक बार बेसिक हम बात करें तो बिजनेस स्टडी से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से जो अपना कोर्स है उसमें से 23 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन कोर्स में नहीं थे, और वो दोनों के दोनों क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस थे। आउट ऑफ सिलेबस अपन कह सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन उसके लिए नहीं लगा सकते। उसका रीजन मैं आपको क्वेश्चन कराते वक्त बताऊंगा। 16 क्वेश्चन ऐसे थे बिजनेस स्टडी में जो डायरेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट होने का मतलब किसी ने क्लासेस नहीं देखी, नोट्स की भी रीडिंग लगाई है, तो वो भी डायरेक्टली कर सकता है। 7 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे। कॉन्सेप्चुअल का मतलब केवल नोट से काम नहीं चलेगा, जिन्होंने क्लासेज को अच्छे से देखा है, समझा है, वही कर सकते हैं। और 2 क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया कि वो आउट ऑफ सिलेबस थे, तो अपने कोर्स में भी नहीं थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कोऑर्डिनेशन का क्या अर्थ होता है, ये पूछा गया है। तो पहले हम हमारा मैटर देखते हैं। ये सभी स्क्रीनशॉट मैंने अपने नोट से ही लिए हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था, और ये मैं आपको बता चुका हूँ। 16 क्वेश्चन नोट्स में डायरेक्टली मिल जाएंगे। 7 क्वेश्चन केवल उन्हीं से हो पाएंगे जिन्होंने क्लासेज अच्छे से देखी है, और 2 क्वेश्चन न नोट से हो पाएंगे ना कोर्स से हो पाएंगे। तो जो मैंने ग्रीन किया है उसको ध्यान से देखिए। तो देखिए क्या लिखा गया है कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करता है, विभिन्न विभागों की गतिविधियों में तालमेल बिठाता है। आगे लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन में हम हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स करते हैं, जिससे कि गोल पूरा किया जा सके, व्यक्तिगत प्रयासों के सामंजस्य की उपलब्धि, जिससे कि गोल अचीव किया जा सके। जो लाइनें लिखी हुई है, जिनको मैंने रेड भी किया हुआ है, डायरेक्टली वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो, कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, हार्मोनियस ब्लेंडिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर अटेनमेंट ऑफ गोल। गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज का हार्मोनियस ब्लेंडिंग करना, सामंजस्यपूर्ण मिश्रण करना, विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वाले का कोई मतलब नहीं है। आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग वर्क ऑफ परफॉर्मेंस, तो ये सब नहीं आएंगे। और डायरेक्टली आप देख सकते हैं जो मैंने लाइनें ग्रीन में की है कि एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज किया जाता है। यहाँ पर हार्मनी वर्ड भी लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को गोल्स को अचीव करने के लिए। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, मेजर कॉजेज ऑफ लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड। इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है, कम हुआ है, इसके क्या रीज़न है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसके लिए नोट्स में लिखा होना जरूरी नहीं है। पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से करने ही पड़ेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया में बहुत से लोग है ना, खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, रिस्क नहीं लेते, एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो क्या क्या बेकार चीजें हैं वो आपको देखने हैं। तो ये बोलते हैं कि पहली बात तो लोग केवल पैसों के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। दूसरा है बिजनेस के लिए उनमें पैशन होता है, तो बिजनेस के लिए पैशन होना तो अच्छी बात है, तो सेकंड वाला पॉइंट तो नहीं आएगा। टीनेसिटी डिस्पाइट फेलियर, फेल होने के बाद भी लगन लगी रहती है। जैसे आप लोगों में लगन रहती है कि पेपर बेकार हुआ तो भी दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, तो ये भी अच्छा पॉइंट है, ये तो नहीं हो सकता। नॉट लिसनिंग टू फीडबैक ऑफ कस्टमर, कस्टमर का के फीडबैक पर ध्यान नहीं देते कि कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो बिल्कुल इस कारण से फेल हो जाएगा एंटरप्रेन्योर। थॉट दैट एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न, कुछ लोग मान करके चलते हैं कि एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकते, वो तो जन्म लेते हैं, तो अपन तो व्यवसायी के रूप में पैदा ही नहीं हुए हैं, अपन तो नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो ये पॉइंट भी सही है, इसके कारण से एंटरप्रेन्योर का जन्म नहीं होगा। पहला पॉइंट ये बोल रहे हैं केवल पैसे के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। तो देखो, किसी भी चीज़ में सफलता कब मिलेगी, जब आप में उस चीज़ को करने की लगन होगी। केवल आप पैसों के लिए कोई काम करना चाहोगे तो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आप
केवल पैसों के लिए क्रिकेटर बनना चाहते हो तो अच्छे क्रिकेटर नहीं बन पाओगे, पैसों के लिए एक्टर बनना चाहते हो तो अच्छे एक्टर नहीं बन पाओगे, पैसों के लिए टीचर बनना चाहते हो तो अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे। पैसा सेकेंडरी होना चाहिए, पहली चीज आपका इंटरेस्ट और लगन होनी चाहिए। तो पहला, चौथा और पांचवा पॉइंट बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, जिसने ये चैप्टर भी नहीं पढ़ा वो भी दिमाग लगा करके कर सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज नॉट ए बैरियर टू कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है? तो ये टॉपिक अपन ने पढ़ा, केवल चार्ट से ही हो जाएगा। तो ये सभी कम्युनिकेशन के बैरियर होते हैं। टेक्निकल जॉर्गन, जो ग्रीन किया बस वो देखिए आप। टेक्निकल जॉर्गन का मतलब कोई टेक्निकल लैंग्वेज है और जो पर्सन उस फील्ड का नहीं है उसको वो चीज समझ में नहीं आएगी। जैसे स्टॉक मार्केट में वर्ड कम मिलेंगे कि मार्केट करेक्ट हो रहा है, तो एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होगा कि करेक्ट का मतलब क्या होता है। स्टॉक मार्केट में अपन बोलेंगे कि बुलिश एटीट्यूड चल रहा है, बेरिश एटीट्यूड चल रहा है, तो एक नॉर्मल पर्सन को पता नहीं चलेगा। तो टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। दूसरी बात, लैक ऑफ अटेंशन, यदि ध्यान ही नहीं देगा लिसनर तो कम्युनिकेशन बैरियर होगा, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज में बहुत सारी चीजें आती है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार की पॉलिसीज बनाई गई है। जैसे जैसे कि जो कम्युनिकेशन पाथ है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है कि एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, ऐसे इंफॉर्मेशन गुजरेगी। जो स्केलर चैन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो भी कम्युनिकेशन बैरियर हो गया। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज के अंदर ही फिल्टरिंग आ जाता है। फिल्टरिंग का मतलब कि इंफॉर्मेशन पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे पर पहुंचेगी, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर गड़बड़ी होती जाएगी। तो इन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है। फिल्टरिंग तो है, टेक्निकल लैंग्वेज भी है, सिंपलिसिटी नहीं हो सकता। ये तो अच्छी बात है ना कि सिंपल भाषा में हम किसी को कुछ समझा रहे हैं। इन अटेंशन, अटेंशन नहीं दे रहा, ये भी है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट मैं डायरेक्टली कहूँ कि हमारे कोर्स में से पेपर आया था, कोई मतलब नहीं है इस बात का जब तक कि मैं आपको सबूत नहीं दिखाऊं। When X works with Y, X Y के साथ काम कर रहा है, each finds himself influenced by the other, X Y के साथ काम कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को खुद से प्रभावित पाते हैं और दोनों के दोनों अदर लोगों से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और जो भी फैक्टर्स है उनसे भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल बताना है। तो देखो ये कोऑर्डिनेशन के अपन ने प्रिंसिपल पढ़े थे 4, इसमें से ये जो रेसिप्रोसिटी है इसके अंदर देखिए लाइन क्या लिखी हुई है। इन ए ग्रुप एवरी पर्सन इन्फ्लुएंस्ड ऑल अदर, एक ग्रुप में एक पर्सन सभी को प्रभावित करता है, एंड इन टर्न इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर, और बाकी लोगों से प्रभावित भी होता है और लोगों को प्रभावित भी करता है। लगभग लगभग यही की यही लाइन है, बस एक्स और वाई जोड़ करके दे दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो जाएगा। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 21। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आप कह सकते हो, इसलिए कह सकते हैं कि मार्केट वाला टॉपिक या चैप्टर अपने सिलेबस में नहीं था। मार्केट वाला फर्स्ट ग्रेड में होता है, टीआरए जूनियर अकाउंटेंट में नहीं था, और ये मार्केट वाले से पूछा गया है। प्रमोशन वाले से भी आप मान सकते हो, लेकिन अपन ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं कि बाहर से क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट में इसको इंक्लूड मान सकते हैं। कुल मिलाकर के ये अपन ने नहीं पढ़ा था, फिर भी कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल कर सकते हो। कॉमन सेंस से 4 चीजें दी गई है: प्रोडक्ट फिजाइबिलिटी, मार्केट फिजाइबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल फिजाइबिलिटी, फिनेंशियल फिजाइबिलिटी। फिजाइबिलिटी का मतलब होता है ये देखना वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई नई वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी में मुझे लगता है 2-4 स्टूडेंट ही कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है उस कोर्स को चलाना। फिजाइबिलिटी यानी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी देखना। अब इन चारों को देखेंगे आपको पता चल जाएगा। असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, रिसोर्स सफिशिएंसी, ईटीसी। ये देखना कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट है या नहीं है, रिसोर्स सफिशिएंट है या नहीं है। तो पहले वाले को देख करके हमें क्या लगता है? ऑर्गेनाइजेशन वाला लग रहा है। एनालिसिस वेदर बिजनेस आइडिया इज वर्थ परस्यूइंग इन टर्म्स ऑफ ऑल फिनेंशियल अट्रैक्शन। फिनेंशियल अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग सही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये फिनेंस वाले में आ जाएगा। देखो नाम से ही लग रहा है। ओवरऑल अपील ऑफ मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल
अट्रैक्शन, इसमें प्रोडक्ट की बात हुई है तो प्रोडक्ट वाला आ जाएगा। असेसमेंट ऑफ ओवरऑल अपील ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डिजायरेबिलिटी एंड प्रोडक्ट डिमांड। तो ये अपन को एक बार फिर से देखना पड़ेगा। तो दो चीजें हैं, एक तो तीसरा वाला है ओवरऑल अपील ऑफ मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल अट्रैक्शन, और चौथे वाले में केवल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट वाले में तो अपन 4 करेंगे और मार्केट वाले के अंदर अपन 3 करेंगे। 4 3 1 2, 4 3 1 2 सी हमारा करेक्ट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा। तो 1-2 क्वेश्चन जो बाहर से भी आते हैं वो कॉमन सेंस से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यानी 30 की बात करते हैं। इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो अपन ने ये कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के तरीके पढ़े थे, और ऐसे टॉपिक्स कराते वक्त मैंने आपको कहा था कि ऐसा नहीं है कि ये तरीके फिक्स है, इन्हीं से रिलेटेड कोई और पॉइंट भी आ सकता है। आपको कॉमन सेंस जरूर यूज में लेना है, तो आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन करने से पहले कंसल्ट कर लो, प्रॉपर फीडबैक ले, फॉलो अप करो, ओपन माइंड रखो, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, अच्छे लिसनर बनना चाहिए, प्रेजेंट फ्यूचर दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखो, बॉडी लैंग्वेज, टोन, कंटेंट का ध्यान रखो, रिसीवर की नीड को देखो। तो ये बोल रहा है किससे कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी। टेक्निकल jargon तो क्या होता है, बैरियर होता है। लेसर कवरेज मतलब कम कंटेंट बता रहे हो, ये भी गलत है। प्री कंसीव्ड नोशन, पहले से आपने पूर्व धारणा बना ली कि भाई ऐसे होता है, तो ये भी गलत है। ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कॉमन सेंस की बात है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अरेंज द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सक्सेसफुल बिजनेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। आप कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो, तो उस बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए किन स्टेप्स में आप करोगे। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यदि 1-2 पॉइंट भी आपने पकड़ लिए फिर तो ऑप्शन देख करके आप कर सकते हो। आपको सोचना है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप इनमें से क्या करोगे। तो बोल रहे हैं असेसिंग फिनेंशियल स्ट्रेंथ, गेटिंग फंड्स। अब इन्हीं दोनों पॉइंटों में से देखो तो पहले क्या होगा, पहले अपन फिनेंशियल स्ट्रेंथ देखेंगे तभी तो फंड्स इकट्ठे करेंगे। डेवलपिंग इफेक्टिव बिजनेस मॉडल, रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटी, राइटिंग बिजनेस प्लान। तो सबसे पहले तो अपन अपॉर्चुनिटी के बारे में पता करेंगे, उसके बाद में अपन बिजनेस का प्लान बना सकते हैं, फिर बिजनेस का मॉडल, फिर फिनेंशियल स्ट्रेंथ देखेंगे, फिर लोन लेंगे। 4 5 3 1 2, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे पॉइंट एक साथ पता नहीं भी चले तो 1-2 पॉइंट भी आपको पता चल गए, फिर आप ऑप्शन में देख करके कर सकते हो। ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओबीडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो करना। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है ड्यूटी टू ऑब्जर्व द रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की भावना। तो सीधी सी बात है डिसिप्लिन हमारा आ जाएगा। डिसिप्लिन में ये की ये लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनको मैच करना है। सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन, प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन और एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। आप देखिए डिक्टो जो वर्ड मैंने रेड लाइन में करके दिया है वो का वो आ रहा है। एक्सटर्नल वाला क्या होता है, एक्सटर्नल वाला वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में होता है। जैसे गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं, कस्टमर के साथ कर रहे हैं, सप्लायर के साथ कर रहे हैं। तो देखिए ये का ये लिखा हुआ है, गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं, कस्टमर के साथ कर रहे हैं, सप्लायर के साथ कर रहे हैं, एग्जाम्पल तक चेंज नहीं किए हैं, तो ये एक्सटर्नल हो गया, 1 आ जाएगा। फिर देखिए अगली बात हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वाले में बोल रहे हैं कि अदर यूनिट्स एट द सेम लेवल, जो दूसरे डिपार्टमेंट की जो सेम लेवल की यूनिट्स है उनके बीच में हो रहा है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बीच में हो रहा हो, क्या होता है अदर डिपार्टमेंट के सेम लेवल के बीच में होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर। तो देखिए ये ये लिखाया हुआ है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट सच एज प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में हो रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। सी के अंदर 2 हो जाएगा। अगला देखिए आप प्रोसीजरल, योगा का यू लाइन है जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर एंड रिलेशनशिप ऑफ द मेंबर।
जर्नलाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर एंड रिलेशनशिप ऑफ द मेंबर। कुछ स्टूडेंट तो ये कहेंगे कि बाद में अपने नोट्स में छाप दिया होगा ये का ये लेकर के, तो जिनके पास में कोर्स है वो जाकर के वहां पर चेक कर सकते हैं। फिर देखो प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव है, ये तो प्रोसीजरल हो गया। सब्सटेंटिव वालों में देखो क्या लिखा हुआ है, कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी, और रेड में भी किया हुआ है। ये का क्या, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी। इससे ज्यादा तो टीचर क्या ही कर सकता है। 3 4 2 1, 3 4 2 1 डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 58। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे शेयर जिनको न केवल फिक्स्ड प्रेफरेंशियल डिविडेंड मिलता है बल्कि इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलता है, तो ये तो सभी को आता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको एडिशनल डिविडेंड भी मिलता है बचे हुए प्रॉफिट में से, और जब कंपनी बंद होती है तब उनको कैपिटल के पेमेंट के बाद एक्स्ट्रा हिस्सा भी मिलता है, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं यानी कि 78। कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए अपन ने नोट्स में क्या लिखवाया था, ये सभी कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, केवल ग्रीन वाली देखिए। तो कंज्यूमर को चौकन्ना होना चाहिए। चौकन्ना होना चाहिए मतलब कि क्वालिटी की चीजें खरीदनी चाहिए, नकली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए। कैश मीमो पर जोर देना चाहिए। कैश मीमो और बिल में थोड़ा सा अंतर होता है। कैश मीमो इस बात का सबूत कि आपने पेमेंट कर दिया है। क्वालिटी कॉशियस, अच्छी क्वालिटी का गुड्स खरीदना चाहिए। यदि नकली बेकार माल खरीद रहे हैं तो फिर कंज्यूमर को राइट नहीं मिलेगा, ये कंज्यूमर की जिम्मेदारी है अच्छा खरीदे। शिकायत दर्ज करानी चाहिए, और केवल ये नहीं कि एडवर्टीजमेंट देख लिया तो एडवर्टीजमेंट पर आंख बंद करके भरोसा कर लें। तो ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन कौन सी कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। आप बोलेंगे कि सर ये जरूरी थोड़ी है कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ही खरीदे, हम तो थोड़ा हल्का खरीद ले। तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज का मतलब ये होता है कि जिस प्रोडक्ट पर ISI मार्क आना है तो ISI का ही खरीदो, जिन पर एग मार्क आना है तो एग मार्क का खरीदो आप, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं। पहला वाला सही है, असर्ट योरसेल्फ टू गेट फेयर डील, ये भी सही है कि आप फेयर डील में यकीन करो। यदि आपको 5,000 की चीज 100 रुपए में मिल रही है तो आपके साथ गलत होने की संभावना ज्यादा है। कैश मीमो पर जोर देना चाहिए। फाइल कंप्लेंट इन एनी फोरम, वैसे तो चौथा वाला भी सही होता, लेकिन ये बोल रहे हैं कि किसी भी फोरम में कर दो। फोरम का मतलब होता है कोर्ट, तो किसी में थोड़ी कर दोगे। आप अपने 1 रुपए के लिए नेशनल CDRA में थोड़ी केस कर दोगे। जो ज्यूरिसडिक्शन लग रहा है उसी में तो करोगे। यहाँ पर अगर एनी वर्ड नहीं लिखा होता ना, केवल इतना लिखा होता फाइलिंग कंप्लेंट इन फोरम, तो सही हो जाता। एनी के कारण चौथा वाला गलत हो गया, तो पहला दूसरा तीसरा बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस। बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है, तो स्टूडेंट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि आप लोगों ने मुझसे 10,000 का गुड्स खरीदा, मैं क्रेडिटर हूँ आप डेटर हो। मैं कौन हूँ, क्रेडिटर जिसको पैसे लेने हैं, आप डेटर हो जिसको पैसे देने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बिल लिखूंगा, तो कौन ड्रॉ करता है, जो क्रेडिटर है वो ड्रॉ करता है। मैं लिखूंगा, लिख करके मैं अपने सिग्नेचर करूंगा, फिर मैं आपको दूंगा, आप उस पर साइन करके एक्सेप्ट करके मेरे को दे दोगे। फिर ड्यू डेट पर पेमेंट के लिए आपको प्रेजेंट करूंगा। लिखेगा कौन, ड्रॉवर लिखेगा जो कि क्रेडिटर होगा। लिख करके मैं उस पर अपने सिग्नेचर करूंगा, फिर आपको दूंगा, आप एक्सेप्टेंस दोगे, फिर ड्यू डेट पर प्रेजेंट करूंगा मैं आपको। एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट, ड्रॉविंग, प्रेजेंटेशन, सेटलमेंट। सबसे पहली बात तो ड्रॉविंग होगा, लिखा जाएगा। लिखने के बाद में एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट किया जाएगा, फिर इंडोर्समेंट होगा, फिर पेमेंट के लिए प्रेजेंट, फिर सेटलमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर एक खास चीज मैं बता देता हूँ, ये जो पहला और दूसरा पॉइंट है ये रिवर्स भी हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस और इंडोर्समेंट वाला ये जरूरी नहीं होता है कि
कि मैंने बिल लिखा फिर मैं आपको भेजूँ, आप साइन करके मेरे को वापस दो, मैं पहले भी किसी और को इंडोर्स कर सकता हूँ। तो पहला और दूसरा पॉइंट चेंज भी हो सकता है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा पर्पज़ केवल ये नहीं है कि आप आंसर की मैच कर लो, बल्कि ये क्वेश्चन अगर और किसी एग्जाम में आता है तो भी आपको ध्यान रहे 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का भी मान सकते हो, बिजनेस स्टडी का जो पहला चैप्टर था उसका भी मान सकते हो। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी और एनजीओ, तो ये मैंने आपको बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो देखो बोल रहे हैं नो प्रॉफिट मोटिव, नो प्रॉफिट मोटिव किसका होगा? एनजीओ का होगा। फॉरेस्ट्री किस में आएगा? प्राइमरी में आएगा। कंप्यूटर असेंबलिंग मतलब इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेकेंडरी में आएगा। ट्रेवल एजेंट सर्विसेज देता है तो टर्सरी में आ जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1 सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी। तो बेसिक ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर कॉमन सेंस का कैसे हुआ? जिसने यूएसपी के बारे में पढ़ा है वो कर देगा, जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं करेगा। कम से कम स्टूडेंट आप इसका नाम तो देखो क्या लिखा हुआ है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग कि आप अपने प्रोडक्ट में कुछ यूनिक दे रहे हो इसलिए आपका प्रोडक्ट बिक रहा है। तो हर बिजनेसमैन का अपना अपना कुछ यूनिक पॉइंट होता है। किसी इंस्टीट्यूट का कोर्स इसलिए बिक रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्ता कोर्स दे रहा है, किसी का इसलिए बिक रहा है क्योंकि वो सिलेक्शन दे रहा है, किसी का इसलिए बिक रहा है क्योंकि वो रिकॉर्डेड देखता है, टाइम कम लगता है, किसी का इसलिए क्योंकि वो फेस टू फेस ले रहा है। तो यूनिक का मतलब आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल फीचर यूज में ले रहे हो। यूज प्रोवोकेशन इन एडवर्टाइजिंग, अनयूजुअल प्रोडक्ट बेनिफिट, इंड्यूस फियर इन कस्टमर माइंड, यूज ह्यूमर टू अट्रैक्ट कस्टमर। बी हमारा करेक्ट है, आप कस्टमर को प्रोडक्ट में कोई अनयूजुअल बेनिफिट दे रहे हो जो और कोई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर का मीनिंग पूछा है। तो देखो कि बहुत अच्छे से डेफिनेशन बताई थी, ये कंज्यूमर की डेफिनेशन लिखी हुई है। कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर 3 पॉइंट होते हैं, मैंने जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें टुकड़ों में डिवाइड करके बताया था। 3 चीजें, पहली चीज है एक ऐसा पर्सन जो कंसीडरेशन के लिए गुड्स या सर्विस परचेज करता है, ये तो हो गया पहला पर्सन जो कस्टमर में आएगा। दूसरा, एक ऐसा पर्सन जो इस वाले पर्सन की अप्रूवल से गुड्स को काम में लेता है। मैंने कोई मोबाइल खरीदा तो मैं कस्टमर हो गया इस पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग। मैंने वो मोबाइल अपने पेरेंट्स को दे दिया यूज में लेने के लिए, तो मेरे पेरेंट्स भी कस्टमर हो जाएंगे, मेरी अप्रूवल से काम में ले रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉमर्शियल पर्पज नहीं होना चाहिए, मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूँ तो मुझे कस्टमर नहीं कहेंगे। ये करके ये पॉइंट आ गए। बोल रहे हैं कौन कौन कंज्यूमर है, बेनिफिशियरी ऑफ सर्विस अवेल्ड विद द अप्रूवल ऑफ कंसर्न पर्सन। ये बिल्कुल हो जाएगा कि जिस पर्सन ने सर्विस खरीदी है उसके अप्रूवल से कोई और काम में ले रहा है। मुझे पेमेंट आपके पेरेंट्स ने किया है लेकिन पढ़ आप रहे हैं, मुझे पेमेंट्स आपने किया है लेकिन पढ़ आपका फ्रेंड रहा है, तो बिल्कुल आप भी कस्टमर हो और जिन्होंने पेमेंट किया वो भी कस्टमर है। एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन के लिए गुड्स खरीद रहा है वो भी है, चाहे वो डेफर्ड पेमेंट में ही खरीदें। डेफर्ड पेमेंट देखो लिखा हुआ है वर्ड, और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यूजेज ऑफ गुड्स व्हेन सच यूज इज अप्रूव्ड बाय द बायर, जिसने गुड्स खरीदा उसके अप्रूवल से गुड्स को यूज में लेना। ए और सी में क्या अंतर है? ए सर्विस के लिए बोल रहे हैं, सी में गुड्स के लिए बोल रहे हैं। एनी पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल, डी वाला नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आ जाएंगे। ये बोल रहे हैं कौन कौन कंज्यूमर है इसको छोड़कर, तो कौन कंज्यूमर नहीं है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन की प्रोसेस को स्टेप्स में जमाना है। तो देखो ये स्टेप्स है, बाकी के पॉइंट उड़ा दिए गए, केवल ये पॉइंट लिए गए जो ग्रीन में है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये 5 पॉइंट दे दिए गए। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग तो चौथा पॉइंट हो गया, फिर सिलेक्शन टेस्ट पहला हो गया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू दूसरा हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन तीसरा, और प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन पांचवा। तो जो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होता है वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
एम्प्लॉयमेंट के बाद में आता है ट्रेनिंग का पार्ट होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, तो वो उसी के बाद में ही आएगा। 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5 डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉरवर्ड परचेजेज मींस। तो वैसे तो इस क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते, ये डिपेंड करता है। आपके कोर्स में था एक चैप्टर था कैपिटल मार्केट नाम से। अब कैपिटल मार्केट के अंदर क्या आता है, कैपिटल मार्केट के अंदर सेबी से रिलेटेड चीजें आती है। सेबी से रिलेटेड मतलब पूरा स्टॉक मार्केट आ जाता है। अब डिपेंड करता है कि टीचर इस चैप्टर को कितना डिटेल में पढ़ाएं। अब वैसे तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो पढ़ाने को इसमें हम 40 क्लास भी लगा सकते हैं, इस अकेले चैप्टर में 50 क्लास भी लगा सकते हैं, उसमें भी पूरा नहीं होगा। तो न तो अपन ये कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि कैपिटल मार्केट वाला कोर्स में था तो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि सिलेबस में था, इतना डिटेल में जाने की उम्मीद नहीं करते हैं। और वैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने हैं तो 1-2 क्वेश्चन तो बाहर से आएंगे ही आएंगे, दुनिया का कोई इंसान नहीं रोक सकता, तो ये बाहर से था। होता क्या है इसका मतलब, परचेजेस टू बी मेड ऑन फ्यूचर डेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस, कि अपन फ्यूचर में खरीदेंगे शेयर्स लेकिन प्री डिटरमाइंड रेट पर। दो चीजें होती है, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेरिवेटिव। वैसे मैंने शॉर्ट में बताया जरूर था, पढ़ाते वक्त नोट्स में नहीं था, आप उस क्लास में जाकर के चेक कर सकते हो। डेरिवेटिव के अंदर भी दो होते हैं, एक फ्यूचर होते हैं और एक ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन के अंदर भी दो होते हैं, कॉल और पुट। फ्यूचर के अंदर क्या होता है, फ्यूचर का जिसका क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे 8% मैंने HDFC का फ्यूचर खरीदा हुआ है। अब HDFC का फ्यूचर खरीदा, मान लो मैंने 550 शेयर खरीदे, और 550 शेयर मैंने खरीदे हैं 1400 रुपए की रेट पर। ये मैंने हफ्ते भर पहले खरीदे थे, ये मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने HDFC का इक्विटी नहीं खरीदा, HDFC के फ्यूचर खरीदे मैंने 550 शेयर 1400 रुपए की रेट पर, लेकिन खरीदा क्या है, फ्यूचर। अब मैंने 2 महीने बाद का खरीदा है, अप्रैल का खरीदा है, तो जब अप्रैल खत्म होगा या अप्रैल का जो लास्ट थर्सडे होगा उस तारीख को मुझे क्या करना पड़ेगा कि ओरिजिनल में शेयर खरीदने पड़ेंगे। वो शेयर मुझे 1400 रुपए की रेट से मिलेंगे। रेट बढ़ गई होगी तो भी 1400 की रेट से, कम हो गई होगी तो भी 1400 की रेट से, या फिर प्राइस डिफरेंस कर सकते हैं। तो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज फर्स्ट इनेक्टेड इन द ईयर, कब इनेक्टेड हुआ था। तो मैंने दोनों में डिफरेंस कराया था, मैंने बोला था कि एग्जामिनर पागल होता है। 2019 में नया एक्ट बन चुका है, फिर भी 1986 का पूछ सकता है, इसलिए दोनों में डिफरेंस कराया था। तो 1986 वाला 15 अप्रैल 1987 और 1 जुलाई 1987 को लगा था। कुछ सेक्शन 15 अप्रैल को, कुछ 1 जुलाई को। आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो 1986 दिया गया है। तो दो चीजें होती है, एक होता है इनेक्टेड होना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया था वैसे इस वर्ड का मतलब। एक होता है इनेक्टेड, एक होता है एप्लीकेबल होना। इनेक्टेड यानी एक्ट बन जाना, प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल गई, और एप्लीकेबल का मतलब एक्चुअल में लागू होना। तो यहाँ पर इन्होंने इनएक्टेड पूछा कि एक्ट कब बन गया था, तो 1986 आ जाएगा। वैसे भी 1987 ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 117 की बात करते हैं। When company retains a part of undistributed profit in form of free reserve, utilizes the same for future expansion. कंपनी ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसका एक पार्ट रोक लिया फ्री रिजर्व के रूप में, आगे विस्तार के लिए काम में लेगी, तो क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था, अपन क्या कहते हैं, इसे फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो कंपनी ने कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको रोक लिया और रिटेन कर लिया, उसे फ्यूचर में काम में लेगी। इसे ही सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं, इंटरनल फाइनेंसिंग भी कहते हैं, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। और मैंने बोला था ये सभी नाम याद रखना, तो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 123 की बात करते हैं। इसमें ये 4 टर्म पूछे गए हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन और जॉब रोटेशन, ये पूछे गए हैं। पहले अपन देख लेते हैं। तो देखो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में मैंने अंतर बताया था। तो देखो जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का मतलब होता है रिक्वायर्ड
स्किल टू परफॉर्म द जॉब। जो ट्रेनिंग होती है वो केवल प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड होती है, कि हम प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं ना उसकी स्किल को बढ़ाना। कि जैसे कि कोई टीचर है तो केवल जिसको वो पढ़ा रहे हैं ना उससे रिलेटेड स्किल को बढ़ा रहे हैं। और जो डेवलपमेंट होता है वो ओवरऑल ग्रोथ होता है, केवल टीचिंग की जॉब कर रहे हैं तो टीचिंग से रिलेटेड नहीं, हर प्रकार की ग्रोथ। जो ट्रेनिंग होती है वो केवल प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के लिए होती है, और डेवलपमेंट प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए होता है, ये मैंने बताया। और जॉब रोटेशन भी मैंने बताया हुआ है वैसे पढ़ाते वक्त एचआरएम वाले चैप्टर में। नाम से ही लग रहा है, जॉब रोटेशन का मतलब एक एम्प्लॉय को सेम लेवल के दूसरी पोस्ट पर भेजना। मतलब कि जो कैशियर है उसे कैशियर के ही लेवल की दूसरी जॉब में भेजना, उससे उसका डेवलपमेंट होता जाएगा। क्रिकेट मैच में फील्डर है तो अलग अलग पोजीशन पर लगाना, तो उससे उसका डेवलपमेंट होगा। तो देखो, प्लेसिंग द इंडिविजुअल इन डिफरेंट जॉब एट द पीरियोडिक इंटरवल टू इनेबल हिम टू एक्वायर नॉलेज ऑफ मैनी जॉब्स, तो उसे चेंज कर रहे हैं तो जॉब रोटेशन में आ जाएगा। तो इसके अंदर हमारा 1 आ जाएगा। इनवॉल्व डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सोशली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली एमिंग एट जनरल डेवलपमेंट। तो जो इंडिविजुअल है उसका सोशली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें अपन को देखना पड़ेगा, एक बार इस सेकंड वाले को छोड़ते हैं। एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। पर्टिकुलर जॉब बोल रहा है इसलिए हम ट्रेनिंग करेंगे, तो इसके अंदर 3 आ जाएगा। हैज ए सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस इन चेंजिंग द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म बेटर एंड इंक्रीजिंग द पोटेंशियल। फ्यूचर असाइनमेंट, फ्यूचर वर्ड आ गया तो डेवलपमेंट करेंगे। अपन ने ये वर्ड पढ़ा था डेवलपमेंट में कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए होता है। तो वो जो बच गया पॉइंट उसको अपन को एजुकेशन में करना पड़ेगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1 सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, कैपिटल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। ये वाला क्वेश्चन आपके बिजनेस मैनेजमेंट का या बिजनेस स्टडी का नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। इसलिए नहीं लगा सकते, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नाम से चैप्टर है तो एग्जामिनर कहेगा कि ये इसलिए हमने दिया है। और वैसे भी बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी उसी का ही पार्ट होता है। लेकिन अगर मैं एज ए टीचर प्रैक्टिकल बात करूं तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। और ये स्क्रीनशॉट भी जो हमारे एफएम के नोट्स है, नई वाली एफएम हमने बनाई है JVBNL के लिए, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट डाला है। थ्योरी का टीचर ये क्वेश्चन नहीं करा सकता है और न थ्योरी का स्टूडेंट कर सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर में सभी लॉन्ग टर्म फंड्स आ जाते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में सभी लॉन्ग टर्म फंड आ जाते हैं। जैसे बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, रिजर्व एंड सरप्लस और करंट लाइबिलिटी, ये हो गया तो सब कुछ आ जाएगा, केवल करंट लाइबिलिटी नहीं आएगा। कहने का मतलब सभी लॉन्ग टर्म फंड आ गए, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, अदर लॉन्ग टर्म लोन, केवल करंट लाइबिलिटी नहीं आएगा, बाकी पूरा का पूरा लेफ्ट साइड आ जाएगा। अब बोल रहे हैं सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड, गलत हो गया। लॉन्ग टर्म फंड एंड शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म वाले नहीं आते हैं, गलत हो गया। अब सी और डी को ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड नहीं, सी वाले में बोल रहा है ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। ध्यान से सोचिए, सी आएगा या डी आएगा? स्टूडेंट डी आएगा, न कि सी आएगा। कुछ टीचर मार्केट में सी करवा रहे हैं, सी नहीं आएगा, डी आएगा। सी वाले में बोला ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, तो बोरोड फंड में तो दोनों आ गए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म वाला कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, सी नहीं आएगा, केवल और केवल डी आएगा। और अगर ऑफिशियल आंसर की में गलती से वो सी दे देता है तो भी आप ये मत कहना कि जेपी गर्ग ने गलत करा दिया, तो भी डी ही आएगा। आप ऑब्जेक्शन लगाना, मैं आपको एविडेंस दूंगा, उसके साथ ऑब्जेक्शन लगाना, या तो ये क्वेश्चन डिलीट होएगा वरना डी आएगा, 100% डी आएगा। चाहे 1 करोड़ लोग बोल रहे हो कि सी आएगा, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 128 की बात करते हैं। अरेंज द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। कम्युनिकेशन प्रोसेस को करेक्ट सीक्वेंस में अपन को लगाना है। तो यहाँ पर अपन को जो ग्रीन वाले हैं वो देखिए, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। तो सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग,
रिसीवर और फीडबैक 1 4 5 3 2 1 4 5 3 2 बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 यानी कि 135। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कंपनी बिजनेस स्टार्ट करेगी तो क्या प्रोसेस होगा, तो मैंने ये क्लास में जरूर करवाया है, हालांकि ऐसा का ऐसा नोट्स में नहीं है। तो सबसे पहली बात प्रमोशन होता है, फिर इनकॉर्पोरेशन होता है, उसके बाद में प्रोस्पेक्टस इशू होता है, फिर शेयर इशू होते हैं, फिर कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है। 3 4 5 2 1 3 4 5 2 1 बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की नहीं है, तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की मैंने आपको 15 कॉम्पिटेंसीज बताई थी, टोटल 15 जो ग्रीन किया वो देखिए। इनिशिएटिव होना चाहिए, परसिस्टेंस यानी हार नहीं मानूंगा, और इंफॉर्मेशन सीकिंग यानी नई नई जानकारियां लेते रहना चाहिए, ये सब मैंने आपको बताया था। तो देखो परसिस्टेंस होना चाहिए, सेल्फ इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए, मैंने बोला इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए नहीं कि सेल्फ इग्नोरेंट। रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, इनोवेटिव भी होना चाहिए, क्या क्या नहीं है, दूसरा और तीसरा नहीं है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है और इन सब चीज़ों की डेफिनेशन जानना चाहता है। प्रोमिसरी नोट की, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और बैंक ड्राफ्ट, तो 3 चीज़ों की तो कम से कम मैंने आपको करवाई है। प्रोमिसरी नोट क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रिटर्न में होता है, जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग या प्रोमिस होता है, मेकर के द्वारा साइंड होता है, सर्टेन सम ऑफ मनी को पे करने का वचन होता है। तो यहाँ पर ये रहा हमारा अनकंडीशनल रिटर्न अंडरटेकिंग साइंड बाय मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, तो ये तो हमारा प्रोमिसरी नोट हो गया, 1 के अंदर 1 आ जाएगा। फिर हम बिल ऑफ एक्सचेंज देखें तो इंस्ट्रूमेंट होता है, रिटर्न में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, मेकर के द्वारा सिग्नेचर होता है सर्टेन पर्सन को अमाउंट का पेमेंट करने के लिए, तो बस इसमें ऑर्डर हो जाएगा। अनकंडीशनल रिटर्न ऑर्डर होता है, मेकर के द्वारा साइन होता है सर्टेन पर्सन को अमाउंट पे करने के लिए, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 हो जाएगा। फिर चेक की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी सेक्शन 6। चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, स्पेसिफाइड बैंकर पर लिखा जाता है और डिमांड के अलावा अदर किसी तरीके से पे नहीं होगा। डिक्टो ये की ये लाइन लिखी हुई है, जरा सा भी चेंज नहीं है। लिखा हुआ है देखो, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बैंकर पर ड्रॉन होता है और डिमांड के अलावा अदर किसी तरीके से पेमेंट नहीं होता है, तो इसके अंदर 2 आ जाएगा। लास्ट जो बच गया उसके अंदर 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4 बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आपको कोई डाउट है, तो ये भी बता सकते हैं कि आपके बिजनेस स्टडी में कितने क्वेश्चन सही हुए, आपने मुझसे पढ़ा था या कहीं और से पढ़ा था, कोर्स और जो नोट्स थे वो कैसे लगे। जो एग्जाम के बाद का फीडबैक है वही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम से पहले तो इंस्टीट्यूट वाले खूब चिल्लाते हैं कि हमारा कोर्स अच्छा, हमारा कोर्स अच्छा, लेकिन एग्जाम होने के बाद इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के आना, कौन सा क्वेश्चन था कौन सा नहीं था, जो नहीं थे वो भी मैंने आपको बताया, जो था वो भी आपके सामने है। और जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें भी मैं प्रॉमिस करता हूँ 1 या 2 क्वेश्चन तो बाहर से आएंगे, बाकी पूरा का पूरा पेपर जो पढ़ाए हुए हैं उसी में से आएगा। और बस यही मेरी कामना है ईश्वर से कि आपकी जॉब लग जाए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।